ठीक है। जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं हायर पोस्ट पे, जैसे कैग का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब, एग्जीक्यूटिव का हेड है ना वो आपके, क्या कहते हैं उसको, नॉमिनल के नाम, बस क्योंकि उसको देखो क्या है, देखो प्रेसिडेंट जो भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। इनफैक्ट कहते हैं ना वो सजा माफ कर सकते हैं, फांसी माफ करते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, उनको गवर्नमेंट एडवाइस करती है तब जाके वो माफ करते हैं, अंडर द हेड ऑफ गवर्नमेंट, अंडर द हेड ऑफ एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ओके, प्रेसिडेंट ऑफिशियल कैपेसिटी में सोच भी नहीं सकते, ऑफिशियल कैपेसिटी तो पता ही नॉर्मली, बिकॉज वी आर हैविंग व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज अ टू हेड्स, वन नॉमिनल, वन रियल, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड। ओके, तो दिस इज द केस। तो ये जो मामला है इनका, ये सब नॉमिनल मामला है। बड़े बड़े अपॉइंटमेंट करेंगे। लेजिस्लेटिव के नाम पे क्या पावर्स होती हैं इनकी? बस एक ऊपर से बता रहा हूं, नॉर्मल। लेजिस्लेटिव के नाम पे क्या पावर होती है इनकी? पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट से रिलेटेड है। कोई भी बिल कब एक्ट बनता है? जब प्रेसिडेंट साहब के साइन होते हैं, है ना? तो पावर है, नहीं है? ठीक है। पार्लियामेंट को बुलाता कौन है कि आओ बैठो सेशन करो, मॉनसून सेशन करो, ठीक है, विंटर सेशन करो, ये सब ये जो सेशन होते हैं ये कौन बुला रहा है एट द एंड? बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन एट द एंड कौन करवा रहा है? आपके प्रेसिडेंट साहब बुला रहे हैं। समन करवाते हैं। समन होता है बुलाना, ठीक है। समन। प्रोरोग यानी कि बंद करना, कि चलो आपका सेशन खत्म हो गया, आप बैठ जाओ, छुट्टी हो गई आपकी। जनरली 3 सेशन, बजट, मॉनसून एंड विंटर, ठीक है। तो ये सेशंस हैं। 2 सेशन के बीच में रिकॉर्ड है कि भाई 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होता। विद इन 6 मंथ्स 2 सेशन बैठेंगे ही बैठेंगे। टोटल 3 सेशंस आर देयर एंड देन ये जो दो सेशन है उनके बीच में मैक्सिमम गैप 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ रहेगा नहीं? तो कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं कि भाई आओ चलो बैठो आप लोग। पार्लियामेंट हमेशा थोड़ी बैठा रहता है, जब ये बुलाएंगे तब बैठेगा। अरे समझ में, ये कहानी है। तो एक और पावर है इनकी जो इम्पोसिबल, रेड कलर से लिखता हूं। लेजिस्लेटिव में एक इनकी पावर आती है अंडर आर्टिकल 123। कौन सी है भाई? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। इसको करवाएंगे, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको डिटेल में करवाएंगे आज। 3 चीज प्रेसिडेंट की बहुत डिटेल में करवाएंगे आज। एक तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, एक पार्डनिंग पावर, माफ करने की। हमें किस आर्टिकल में आती है? 72। ठीक है, ये चीज करवाएंगे और वीटो करवाएंगे। वीटो वाला पार्ट बहुत मस्त है, ठीक है। फाइनेंशियल पावर यही है कि जो बजट आता है फाइनेंस मिनिस्टर साहब रखते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के साथ रखते हैं कि प्रेसिडेंट के साहब के हुक्म से हम बजट पेश करने चाह रहे हैं, इस हिसाब से। समझा रही कहानी? सो ये सब फाइनेंस मनी बिल्स, एक जो मनी बिल्स टाइप ऑफ बिल जो कि प्रेसिडेंट की मर्जी के बिना हाउस में नहीं ला सकते। फॉर एग्जांपल स्टेट अमेंड करने के लिए, स्टेट के नाम वगैरह चेंज करने के लिए, स्टेट की बाउंड्री चेंज करने के लिए प्रायर परमिशन चाहिए होती है। सर्टेन टाइप्स ऑफ मनी बिल रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये क्या है उनकी फाइनेंशियल पावर? पैसा निकाल नहीं सकते। एक होता है, देखो एक फंड होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। देयर आर 3 फंड्स, कॉन्स्टिट्यूटिव फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड लास्ट वन इज कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी यानी इमरजेंसी के टाइम पे वो ऐसा फंड है कि प्रेसिडेंट अपने अंडर रखता है, वो कभी भी उससे पैसे निकाल सकता है। तो ये भी क्या है उसकी फाइनेंशियल पावर एट द एंड, कहीं ना कहीं, है ना। जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट साहब। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट साहब। हाई कोर्ट के जज कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट साहब। जुडिशियल पावर है, अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में रह के करते हैं। अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को जब भी लगेगा मुझे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेते हैं किसी भी लॉ के ऊपर। पता क्यों ली जाती है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस? फॉर एग्जांपल कोई लॉ बनाना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, बोला कि आगे चल के जुडिशियल रिव्यू ना हो जाए, कहीं वो काट कूट ना दे, इसलिए पहले ही एडवाइस लेते हैं उनसे क्या भाई ऐसा कुछ करना है नहीं करना। कभी कभी किसी पुराने लॉ में कुछ खराबी आती है तो वो एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की, लीगल एडवाइस मिल जाती है बेसिकली। कभी स्कूल वगैरह में, कॉलेज में जब तुम अटेस्ट करने आते हो फॉर्म, तो जो हेड अथॉरिटी होता है क्या बोलता है? अपने क्लास टीचर साइन करा के लाओ पहले, फिर थोड़ा ऊपर वाले से, फिर वो बिना देके साइन कर देता है एक बार में, उन 2 के स्टैम्प के बेसिस पे। समझ आ रही है? अरे ना, ये होता है थोड़ा सा। तो यही सिस्टम है, जब लीगल एडवाइस मिल जाती है तो उनके पास बोलने के लिए एक रीजन होता है
कि भाई वी हैव द लीगल एडवाइस, लीगल एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, सो दैट नोबडी कैन क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से। डिप्लोमेटिक पावर, बाहर के जितने भी एम्बेसडर्स आते हैं उनको राष्ट्रपति जी अटेंड करते हैं या फिर उनके द्वारा अपॉइंट किया गया बंदा, तो वो उनको ही रिप्रेजेंट करता है एट द एंड। समझ आ रही है? हमारे देश की तरफ से, क्योंकि ये हमारे डिप्लोमेटिक हेड है, तो ही जस्ट रिसीव द एम्बेसडर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। अभी ऐसे वो आएंगे, कहते हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट साहब फतेह अब्देल सीसी करके, उनको कौन क्या करते हैं, रिसीव करेगा, वेलकम करेगा, ही इज द पर्सन। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब। मिलिट्री पावर्स, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, ही डिक्लेयर्स द वॉर, ही बोले तो प्रेसिडेंट साहब, ही शी बोथ। ओके, तो बेसिकली प्रेसिडेंट डिक्लेयर द वॉर एंड पीस। प्रेसिडेंट इज द लाइक सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। प्रेसिडेंट अपॉइंट व्हाट, चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस। कौन करता है? चीफ ऑफ, हु इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? हु इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? मनोज पांडे। क्या नाम है? नहीं भैया, तोड़ूंगा तुम्हें। ये तो हुआ भैया। भैया ने जनरल लगाया कहा है। नहीं चीफ बोला ना, सीडीएस में। ये कहना चाह रहा था, मनोज पांडे जी हैं, बट आर्मी की वैल्यू करो, रिस्पेक्ट करो, उनकी रैंक उनकी मेहनत से आई है, मेरिट है। बिना रैंक के बोलोगे? जनरल मनोज पांडे साहब। हु इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? आपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो बोला था। क्या बोला था मैंने? क्या भैया? आर्मी स्टाफ बोला था। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COAS। कौन होगा? अनिल चौहान साहब होंगे? कौन होंगे? जनरल। एंड हु इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। वेरी गुड। हु इज चीफ ऑफ इंडियन नेवी? भैया वो तो नजरें झुका रहे हैं। जो सीडीएस है वो तो कुछ लेफ्टिनेंट जनरल थे, ऐसा कुछ था ना। वो प्रमोट हो गए ना, जनरल बन गए अब। जब रिटायर हुए तब लेफ्टिनेंट। जनरल रैंक का बंदा बनाएंगे पक्का, बिना उसके नहीं बना सकते। पर वो ठीक है, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री की बता दी। इमरजेंसी पावर्स, यू नो, पता है इमरजेंसी पावर? नहीं पता है? हैं? गुड। तो पहले बात करते हैं वीटो पावर की। इसकी बात करते हैं वीटो पावर की। ये बेसिकली ना तुम बुक से देखना है, लिखवाने वाली चीज नहीं है। जो लिखवाने वाली है वो लिखवाऊंगा अभी। वीटो पावर, वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो पावर का मतलब क्या होता है? टू फोरबिड, मना करना। ठीक है, हमारे संविधान में ही नहीं, वर्ल्ड के किसी पॉलिटिकल लेवल पे कुछ 4 टाइप की वीटो होती हैं। एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट, क्वालिफाइड। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर जैसे हमारे इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट का एग्जांपल लेते हैं। अगर जैसे राज्यसभा और लोकसभा ने बिल पास किया, प्रेसिडेंट साहब के पास आया साइन करने के लिए कि भाई इसको साइन कर दो, ठीक है, तो उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वो एसेंट देने में साइन कर देंगे, एसेंट तो हाँ कर देंगे, ठीक है, या तो वो हाँ कर देंगे, या रोक लेंगे, या फिर बिल को रिकंसिडर करने के लिए दे देंगे कि भाई दोबारा, मजा नहीं आया, दोबारा देखो, रिकंसिडर। अगर वो बिल दोबारा से रिकंसिडर्ड होके चाहे उसमें चेंज कराओ या ना कराओ, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके आ गया हो, तो प्रेसिडेंट बाउंड हो जाएंगे हमारे एडवाइस देने के लिए। मस्ट है ना, उस एडवाइस पे हाँ करने के लिए मस्ट है। विच अमेंडमेंट एक्ट? 42 नहीं है, both 42nd and 44th. 42nd said that the advice tendered by the executive to the president is binding, total binding. But 44th ने एक amendment किया, president can send for reconsideration, but reconsidered advice is binding. Same चीज, ठीक है, एडवांस वर्जन। वही क्योंकि वही इमरजेंसी लगी तो सबके दिमाग खुले कि भाई एक बार तो चलो, एक बार के लिए बोल दो उसको, चाहे चेंज करे ना करे, सेम वोट से। ऐसा नहीं कि रिकंसीडर में ज्यादा मेजोरिटी चाहिए, नो, सेम। इसे कहते हैं, ये जो काम हुआ है, दिस इज सस्पेंसिव वीटो। क्या कहते हैं ये?
और जो जब आप, चलो अब बताता हूँ, सारी बताता हूँ, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास। आज के टाइम में हमारे प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो हाँ बोलेंगे, या तो वो रोकेंगे, या तो वो वापस कर देंगे बिल को वापस करा, पार्लियामेंट ने दोबारा पास करके सेम चीज, चाहे डिलीट भी ना करी हो, कॉपी पेस्ट बेइज्जती करने के लिए कॉपी पेस्ट मार के लो, अब तो करना पड़ेगा, तो बिल्कुल दे आर बाउंडेड बाय दिस ऑर्डर, बाय लॉ। ओके, तो भाई 4 टाइप के वीटो होते हैं नॉर्मली। एक होते हैं एब्सोल्यूट वीटो, बिल भेजा, मैंने रोक लिया, खत्म, मैं नहीं कर रहा साइन, समझ रही है। हमारे प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है सिचुएशनल टर्म में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो नहीं रोक सकते। सिचुएशनल, फॉर एग्जांपल किसी प्राइवेट मेंबर ने बिल पास किया, बिल लाया और वो गलती से पास हो गया, गवर्नमेंट ने एडवाइस करी फेल कर दो, नहीं इसको साइन मत करना, वो तो बाउंड है ना इस चीज से, एग्जीक्यूटिव एडवाइस से, तो कट जाएगा, एब्सोल्यूट वीटो नहीं होगी। मान लो बिल पास हुआ, गवर्नमेंट गिर गई, तो वो वो रख सकते हैं, वो हाँ ना नहीं बोलेंगे, उन्होंने रखा हुआ है। नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने बोला जो बिल आपके पास है उसको मना कर दो, काट देंगे, तो एब्सोल्यूट वीटो टाइप होगी। काम गवर्नमेंट ही करवा रही है, बट एक कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हाँ भाई वो मना कर रहे हैं, है ना, प्रेसिडेंट के बाद से मना हो रहा है ना एक तरीके का, तो ये है। लेकिन सिचुएशनल है, अपनी मर्जी से नहीं करा, गवर्नमेंट के एडवाइस से करा। अगला है सस्पेंसिव वीटो, एकदम सेम टू सेम यही जो मैंने बताया अभी। बिल आया, प्रेसिडेंट ने दोबारा भेज दिया, सस्पेंड कर दिया दोबारा, कि भाई दोबारा इसको दोबारा पास करके लाओ, इसको थोड़ा और सोचो, दोबारा रिकंसिडर करो। लेकिन अगर उन लोगों ने चाहे उसमें बड़ी और भी चीज बड़ी ऐड कर दी हो, उसमें सपोज सजा होगी 5 साल उन्होंने डाल दी 10 साल, प्रेसिडेंट बोला आपके ये तो पहले ही पास करता बढ़िया रहता, ठीक है, तो उनको चाहे उन्हें कितना भी छोटा मामला डिलीट कराओ, जितना भी बड़ा मामला डिलीट या फिर नहीं डिलीट कराओ, उनको साइन करना ही पड़ेगा, बिकॉज ही इज बाउंडेड बाय दिस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd and 44th made the advice to the president binding, but 44th in addition said that if bill is presented to the president, he can return that bill for reconsideration. But reconsidered bill, if again presented to the president without any deletion or alteration, then the president is bound by the advice of the executive. ठीक है। एक होती है पॉकेट वीटो। अच्छा, इसी का दूसरा वर्जन होता है, सस्पेंसिव का दूसरा वर्जन होता है जो यूएस के पास है, क्वालिफाइड वीटो। प्रेसिडेंट ने बिल लौटा दिया, लेकिन कैबिनेट को अगली बार बिल पास करने के लिए, मतलब पार्लियामेंट को अगली बार बिल पास करने के लिए मेजॉरिटी, कुछ और भी ज्यादा मेजॉरिटी चाहिए होगी। पहले सिंपल में आया था, फिर स्पेशल मांग रहा है, ऐसे करके। हमारे में ऐसा नहीं है, यूएस के पास है, समझ आ रही कहानी। अगली है पॉकेट वीटो। पॉकेट प्रेसिडेंट के पास बिल आया, प्रेसिडेंट ने कोई डिसीजन ही नहीं लिया, ना हाँ ना कुछ, चुप हो गया भाई, बिल पड़ा हुआ है पॉकेट में। और कमाल की बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट नहीं लिखी कि इतने टाइम में साइन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। यूएस में लिखा हुआ है भाई, he has to return that bill within 10 days for reconsideration। हमारे यहां पे नहीं है कुछ भी। तो कहा जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट यूएस के प्रेसिडेंट से ही बड़ी है, टाइम लिमिट ही नहीं है, समझ आ रही है। ऐसा बहुत बार हुआ है जब वो डिसीजन लेते हैं। पहली बार ये फर्स्ट हुआ है कि इसमें खुद से डिसीजन ले सकता है। इसमें कहाँ लिया, हाँ या ना, रखी है अपने पास, ना हाँ बोला ना बोला, पड़ा है फाइल के अंदर। फिर जो नेक्स्ट आएंगे वो इस पे कुछ कर देंगे। बोलता हूँ जब जाएगी आपके पास, आपकी जो यूनियन कैबिनेट पकड़े बोलेंगे ना, क्या भाई इसलिए बनाया था क्या। ये जनरली कब होता है, ये जनरली होता है जब पार्टी किसी दूसरी की पावर में है और प्रेसिडेंट किसी दूसरे का है। पहले वाला प्रेसिडेंट है, नई पार्टी इलेक्शन हो गए, तो वो हल्का सा इन्फ्लुएंस जमाते हैं तो करते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, प्रेसिडेंट कुछ कर नहीं सकता लेकिन दिमाग तो है, बोला कुछ तो करूंगा वरना ये तो देश डुबा देंगे, तो ऐसे काम करता है, फिर इम्पीच तो होने से रहे। ठीक है, तो ये काम का सामने आते हैं फिर। ठीक है, पॉकेट वीटो के सिंपल सी कहानी है, कोई लेने मतलब बीमार हुए कुछ है, मतलब कर दूंगा ये रहता है। ओके, तो ये कहानी है। तो दीज आर द वीटोज। इंडियन प्रेसिडेंट ओनली हैव दिस 3 वीटोज। ये सिचुएशनल है,
समझा ना, सिचुएशन बताया था। तो जनरल लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो है ही नहीं, एक तरह से क्या है ना, एक तरह से उसका यही मामला है बस रिकंसिडरेशन का और पॉकेट का, है ना। लेकिन ये भी है सिचुएशनल बेसिस पे, समझा रही है। तो लिख लो इसको, लिखो। हाँ भाई, क्या नाम है इसका, किरण पाल बताइए, किरण पाल। हाँ भाई, किस आर्टिकल के तहत एसेंट मिलता है प्रेसिडेंट को? वेरी गुड, 111। और गवर्नर किस पे देता है? 200। पढ़ लेते हैं बच्चे, लिखो। अंडर आर्टिकल 111 when the bill is presented to the president has, when the bill is presented to the president has 3 options. Number 1, to give the assent to the bill, to give the assent to the bill. Second, to withhold the assent to the bill, to withhold the assent, withhold रोक लेना, मना करना, to withhold the assent to the bill. Third, he may return the bill, he may return the bill, ब्रैकेट में लिखो इफ नॉट मनीबल, मनीबल को रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो प्रायर रिकमेंडेशन से होता है उसकी, ओके। और बाकी तो पता ही है, और कौन सा नहीं कर सकता, है ना, तो वो तो अलग ही सिस्टम है, उसका तो आर्टिकल ही अलग है। इस आर्टिकल में मनी मिल को एसेंट देने की बात होती है। ब्रैकेट क्लोज। फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, however if the bill is passed again by the parliament, तो लिखो, however if the bill is again passed by the parliament, with or without amendments, with or without amendments, and again presented to the president, and presented again to the president, the president must give his assent to the bill. The president must give his assent to the bill. ठीक है ना, समझ आ रही कहानी? इसका आगे लिख लेना ब्रैकेट में सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो है ना, सस्पेंसिव वीटो है, सस्पेंसिव वीटो ब्रैकेट में लिख लो ताकि पता लग जाए, ऊपर ही डेफिनेशन है, अलग से लिख लो। द इंडियन प्रेसिडेंट हैज फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ वीटो, द इंडियन प्रेसिडेंट हैव फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ वीटो पावर। नंबर 1, एब्सोल्यूट वीटो, इसमें लिखो इट इज बेसिकली ऑन सिचुएशनल बेसिस, सिचुएशनल है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, ओके। पढ़ना बुक में बड़ा अच्छा दिया हुआ है, समझाया भी है तुमको। सेकंड लिखो सस्पेंसिव वीटो, अब ये भी बताया है ना। थर्ड लिखो पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो के बारे में बता देते हैं। When the bill is presented to the president, pocket, if he neither gives the assent, if he neither gives the assent nor withhold the assent, sorry यही था, neither give the assent, हाँ, and nor withhold the assent, that is withhold the assent, that is he does not take any action on the bill, either yes or no, कोई भी नहीं, that is he does not take any action on the bill
द बिल रिमेन पेंडिंग, द बिल remains pending for the indefinite period. इंडेफिनाइट जब तक उनको गवर्नमेंट नहीं बोलेगी कि भाई क्या कर रहे हो, तब तक पड़ा रहेगा वो। गवर्नमेंट बोलिए तो करना पड़ेगा। यस, वरना हटा देंगे, वरना फिर नजरों में आ जाएगा ना, इम्पीच करने से सारी जनता लग जाएगी इम्पीच करने के लिए। पहले जब उसको बनाते हैं तो यही चीज पूछते हैं भाई, पूरी गवर्नमेंट मतलब कैबिनेट बस नहीं पूरे मतलब पूरे मेंबर्स ऑफ पढ़े इम्पीच इम्पीच। तो भाई कहानी इसमें ये है, ये हुआ क्या लिखा, इंडेफिनिट पीरियड बिकॉज देयर इज नो टाइम लिमिट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अपनी मर्जी से बात नहीं है, पॉकेट में डाल लिया, है नहीं कोई टाइम लिमिट कि कब तक देना है एसेंट, है ना, बस कर दूंगा, हो रहा है वेरी सून। सो दिस द केस, परफेक्ट। एक केस होता है कभी कभी, जब मान लो सबको यूपी गवर्नमेंट, यूपी लेजिस्लेचर, स्टेट की लेजिस्लेचर्स बिल पहुंचाती हैं गवर्नर के पास, गवर्नर के पास भी 3+4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन either give the assent to the bill, second option withhold the assent to the bill, third option reconsidered वगैरह वगैरह, है ना, सेम टू सेम। चौथा होता है रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंशियल एसेंट। गवर्नर के पास चौथा ऑप्शन भी होता है, टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट। कुछ ऐसे मामले इसमें स्टेट की इकोनॉमी खतरे में पड़ गए, कुछ ऐसे मनी बिल टाइप जिसमें ज्यादा पैसा निकाल रही है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो बिल को साइन कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब। गवर्नर उस बिल को उसको असाइन कर देता है प्रेसिडेंट के साइन के लिए। प्रेसिडेंट के पास इस चीज में स्टेट बिल के लिए भी पावर होती है, सेम पावर, बट एक्सेप्ट वन मोर। जब ये रिकंसिडर्ड बिल करेगा उसमें और वापस बिल आया तो बाउंड नहीं है प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के बिल से, समझ आ रही है, वो फिर उसको लौटेगा नहीं पॉकेट में, लाइक टाइम लिमिट देना है नहीं देना है, बाउंड नहीं है। समझना इस चीज को, यहां पे बाउंड है, पार्लियामेंट भेजेगा तो कोई भी स्टेट का बिल जो गवर्नर रिजर्व करके रखा हुआ है प्रेसिडेंट साहब के लिए साइन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट साहब के पास भी ये ऑप्शन है, बट द थिंग इज ही इज नॉट बाउंडेड बाय द रिकंसिडर्ड एडवाइस। ओके, और जब रिकंसिडर होके आएगा अगली बार, एक वो गवर्नर में भी पढ़ोगे तुम लोग, जब रिकंसिडर्ड होके आएगा बिल अगली बार तो गवर्नर के पास नहीं आएगा, फिर सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा, बीच का माध्यम खत्म। एक बार रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट साहब के लिए तो अगली बार प्रेसिडेंट साहब को ही दिया जाएगा। आ रही है समझ में ये कहानी, ये नहीं रिकंसिडर करके गवर्नर को दे दिया और उसने पास कर देना, प्रेसिडेंट साहब डील करेंगे। नो, बोला वही तो समझा रहा हूं, ही इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस, नॉट बाउंड बाय रिकंसिडर्ड एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इट्स एक्सेप्शन। ठीक है, अलग से लिख लो इसमें कि if the governor reserve the bill for the president assent, if the governor of a state reserve the bill for reserve the state bill, है ना, ताकि सही रहेगा, reserve the state bill for the president assent, for the president assent, he has 3 option, एसेंट, विदहोल्ड और थर्ड रिकंसिडर। और इसमें रिकंसिडर में लिख लेना ही इज नॉट बाउंडेड बाय द रिकंसिडर्ड एडवाइस, रिकंसिडर्ड बिल। इसमें पॉकेट नहीं है ना, है ना, पॉकेट भी बिल के सब है। एसेंट नंबर 1 ही गिव एसेंट टू द बिल, सेकंड ही विदहोल्ड द एसेंट टू द बिल, थर्ड ही मे रिटर्न द बिल इफ नॉट मनी बिल टू द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब टू द गवर्नर। टू द स्टेट लेजिस्लेचर लिख लो, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड इफ द स्टेट लेजिस्लेचर passes bill again, and if the state legislature passes bill again and present it to the president for the assent,
द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंडेड बाय द एडवाइस टेंडर्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. बिल अगेन के बाद द प्रेसिडेंट is not bounded by the advice, bounded by the reconsidered bill to give the assent. है ना? Therefore, he may either give the assent or uses another veto. पॉकेट यूज करेगा इस केस में तो. ये बोले सोचेंगे. समझ आ रही है कहानी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. पार्लियामेंट बैठता है 3 बार कुछ कुछ टाइम के लिए. दैट इज बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन. हाँ रे समझाई? 3 सेशन. मैंने बताया 2 सेशन के बीच का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकते. तो बीच में ना 3-3 महीने 2-2 महीने का गैप आता है कुछ कुछ ऐसे करके. तो बीच में इन दोनों के गैप मैक्सिमम 6 मंथ होना चाहिए. समझ आ रही है? 3-3 महीने क्या बात. तो 1 साल में 2 बार तो बैठेगा ही बैठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए. 1 साल में 2 बार तो बैठेगा ही बैठेगा. ठीक है? कोरोना हो गया था, आगे पीछे हो गया था मामला, लेकिन 1 साल में 2 बार तो मामला बैठेगा ही बैठेगा. समझ आ रही है नहीं? तो जब पार्लियामेंट नहीं बैठेगा उस टाइम अगर ऐसी नीड अराइज हुई कि भाई लॉ चाहिए ये वाला, अब पार्लियामेंट तो है नहीं, लॉ भी चाहिए, क्या करेंगे? दिक्कत हो गई है. तो प्रेसिडेंट आएंगे उस केस में काम. बोला ऐसी नीड थी इस टाइम पे कि भाई लॉ बनाना बहुत जरूरी था, तो हमने क्या करेंगे, टेम्परेरी पीरियड के लिए लॉ बनाएंगे. है ना? ऑर्डिनेंस है. क्यों? एट द एंड काम किसका है? पार्लियामेंट का. पार्लियामेंट है नहीं. जैसे प्रेसिडेंट साहब का अगर बाय इल विल तो टेम्परेरी पीरियड आते हैं ना वाइस प्रेसिडेंट, या पूरे टाइम के लिए आ जाते हैं, चलो अब तुम गए 24 घंटे तुम रहोगे. नो. तो टेम्पररी पीरियड जो है, टेम्पररी टाइम के लिए, और टेम्पररी जो लॉज हैं देयर ऑर्डिनेंस. अंडर आर्टिकल 123 द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इशू द ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. व्हेन द पार्लियामेंट नॉट इन सेशन. इमरजेंसी एक्सेप्शनल पावर्स. एक्सेप्शनल पावर कहेंगे. इमरजेंसी जैसी कोई चीज नहीं है. इमरजेंसी वही 3 चीज है. कोरोना वाला जो आपने एग्जांपल. ठीक है? जब कोरोना भी नहीं होगा, पार्लियामेंट भी नहीं है, तो एक्सेप्शनल पावर. ठीक है? इमरजेंसी केस. तो कहानी है ये कहानी. लेकिन क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस है इसकी. है ना? पहली लिमिटेशन, ये को पैरेलल पावर नहीं है. अगर पार्लियामेंट बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट अगर ऑर्डिनेंस निकालता है तो भैया वो वैलिड नहीं रहेगी. बोला तुम कौन हो भाई, वो ड्यूटी कर तो रहा है. समझा रही है? को पैरेलल पावर नहीं है. दोनों पावर एक साथ नहीं जाएंगी. If parliament is sitting there, then president if issues the ordinance, मतलब वैसे तो कर ही नहीं सकता, कल को जबरदस्ती कर भी दी तो उसकी पावर वैल्यू नन एंड वॉइड है, एकदम जीरो, कोई मतलब ही नहीं. ठीक है? अब क्योंकि लॉ बनता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, राइट और नॉट. तो मान लो अगर एक हाउस भी सेशन में नहीं होगा तब हाँ उस केस में भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है प्रेसिडेंट. समझ आ रही कहानी? राज्यसभा तो हमेशा होगी ना. राज्यसभा तो हमेशा रहेगी. मैं डिसोल्यूशन की बात नहीं कर रहा. अच्छा. मैं कह रहा हूं सेशन. ठीक है? राज्यसभा रहेगी, लेकिन लोग तो छुट्टी पे जाएंगे ना कुछ टाइम के लिए. ये 3 सेशन में बैठते हैं बस वो लोग. प्रोरोग, आई एम नॉट टेलिंग डिसोल्यूशन, प्रोरोग की बात कर रहा हूँ. छुट्टी वाली विंटर हॉलीडे. इसका मतलब ये थोड़ी इसको फेल कर दिया 11th में. हाँ भैया क्या बोले, मैं वैसे ही डर रहा हूँ. लोकसभा थोड़ी चली जाएगी. ठीक है? क्यों नहीं जाएगी? सारे थोड़ी छुट्टी पे चले जाएंगे. जैसे आपने बोला कि बीच में 3-3 महीने गैप हो जाता है. हाँ. तो ऐसे तो देखा तो 9 महीने का गैप ही गैप हो गया. हाँ हाँ. क्या 3 महीने काम करते हैं? ये ऐसा होता है 3, 2, 1 ऐसे करके होता है. कम होता जाता है, एंड में आते आते कम हो जाता है. छुट्टियां. ठीक है? तो मामला जो है 5 लगा लो, तो बाकी हाँ 5-6 और ये मामला उसमें बैठ लेते हैं ये लोग, काम करके निकल जाते हैं. एक बात बता रहा हूँ, मैक्सिमम किसी 2 सेशन में 6 महीने गैप नहीं होना चाहिए. यानी कि 1 साल में 2 बार तो बैठेगा ही बैठेगा. समझ आइए ऑर्डिनेंस क्या होती है. अब लिमिटेशंस है. पहली लिमिटेशन मैंने बताई, जब ये को पैरेलल पावर नहीं है, पार्लियामेंट बैठा है उधर ऑर्डिनेंस इशू है, नो, ऐसा कभी नहीं होगा, नेवर.
एक हाउस को निलंबित होना ही चाहिए, एक हाउस वहां पे छुट्टी पे होना चाहिए, तभी के तभी प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, ऑर्डिनेंस इशू करेंगे। समझ आ रही है कहानी? और ये नहीं कि जब भी नहीं है नहीं तो हमेशा करेंगे। सेकंड क्या है उसकी लिमिटेशन, प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ भाई देयर इज अ नीड दैट इफ वी विल नॉट इशू अ ऑर्डिनेंस, इफ वी विल नॉट मेक अ टेम्पररी लॉ एट दिस टाइम, तो दिक्कत हो जाएगी देश में। ट्रिपल तलाक वाला इशू हुआ था, ऑर्डिनेंस आई थी उसके लिए, पहले ऑर्डिनेंस के थ्रू बैन किया था, ठीक है, ऑर्डिनेंस निकाली, आज से ट्रिपल तलाक बैन, लॉ बन गया 1 मिनट में, खत्म कहानी। तो नीड थी, उस टाइम मामला आ गया, तो सेटिस्फैक्शन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन जुडिशियल रिव्यू में, जुडिशियल रिव्यू के लिए क्या वैलिड है, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। मान लो कल को पता लगा कि प्रेसिडेंट ने हाउस जानबूझ के हटाया था, प्रोवोक किया था, ताकि जैसे ही हाउस हटे मैं ऑर्डिनेंस लगा दूं, है ना। कभी कभी क्या तो होता है, ऐसा अक्सर होता रहता है। बिहार में बहुत हुआ ऐसा, एक फेमस केस है डीसी वाधवा। क्या डीसी वाधवा, इसका केस के बारे में जिक्र करेंगे अभी, डीसी वाधवा केस। तो जानबूझ के मुझे पता है कि मेरी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, समझ आई, तो मैं क्या करूंगा, राज्यसभा चाहे उसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लोकसभा में तो है, लोकसभा से बुलवा दूंगा कि भाई तुम छुट्टी पे जाओ, तुम्हारा काम खत्म, स्पीकर बोल देगा आज से काम खत्म, प्रेसिडेंट साहब कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रोरोक कर सकते हैं, प्रोरोक कर देंगे। अब तो लॉ नहीं बना सकती राज्यसभा, इन दैट केस ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट, दैट इज ऑर्डिनेंस। तो यहां पे पॉलिटिकल रीजन हो जाते हैं, समझ आ रही है, चालाकी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई प्रेसिडेंट का रिव्यू, मतलब प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन इन कॉपर केस, ठीक है, कि भाई वो उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत हम देख सकते हैं। पता अगर हमको लगा कि ये मैलाफाइड है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हुआ है मामला, तो हम उसको नल एंड वाइड ऑर्डिनेंस को डिक्लेयर कर देंगे फटाक फटाक। 38वां अमेंडमेंट हुआ कि बोला नहीं, नॉट इट इज अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू, नहीं होगा जुडिशियल रिव्यू। लेकिन अगेन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब जुडिशरी। समझ आ रही है कहानी? ये लिमिटेशंस है। थर्ड, को एक्सटेंसिव पावर है, यानी जिस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है उस सब्जेक्ट पे प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। समझ आ रही है कहानी? फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल लिस्ट पे कोई भी लॉ बना सकते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब, कोई भी। स्टेट लिस्ट पे नहीं बना सकते, नो, पार्लियामेंट नहीं बना सकता, ठीक है। और ऑर्डिनेंस सिर्फ भैया इस पे बनेगी, सेंट्रल सब्जेक्ट्स पे। और किस पे? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू? नेवर। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को करना पड़ेगा तो आपको वही प्रोसेस है, ना जॉइंट सिटिंग का प्रोसेस है ना कोई प्रोसेस है, द प्रोसेस इज देयर। आपको दोनों की दोनों क्या है, दोनों की दोनों आपको हाउस चाहिए। तुम्हारे था अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रोसेस है? स्टार्टिंग में बिल पेश हुआ किसी का उसमें, उसके बाद 2/3 मतलब वही मेजॉरिटी के थ्रू, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू एक हाउस से पास हो, दूसरा उसमें नो जॉइंट सिटिंग टू बी मेड। फिर ये सब करना प्रेसिडेंट देगा ही देगा, अगर पास हुआ तो। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट? वेट 2/3 इसमें ऐसा है कि 2/3 सेटिंग मतलब लोग होने चाहिए, वोट भी करना चाहिए उन्हें, और जो वोट का यस वाला काउंट है 50% जो है 273 तय रहना चाहिए। जो बैठे हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, साथ में टोटल मेंबरशिप 273 मतलब वही जो बताया वो भी होनी चाहिए। बैठे हुए का 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए पास होने के लिए। बैठे हुए जो है ना, हमारे कितने बंदे हैं? 3 4 7 8 9 लगा लो, तो 2/3 ऑफ 9, 3 3 जा 6, 6 बंदे हाँ बोलेंगे ही बोलेंगे, वरना बिल पास नहीं होगा, ठीक है। ये कहानी, तो ये था आपका, ठीक है, समझ आई कहानी। अगली बात, जैसे ही ऑर्डिनेंस आई, ऑर्डिनेंस आ गई, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस? क्या मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस? मैंने बताया जैसे ही पार्लियामेंट बैठेगा, पार्लियामेंट में तो दोनों हाउस है ना, दोनों हाउस बैठेंगे, तो विद इन 6 वीक्स, कितना
विद इन 6 वीक्स के अंदर उनको उस ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा परमानेंट लॉ बनाने के लिए। अदरवाइज 6 महीने के बाद वो ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाएगी अगर उन्होंने पास नहीं करी तो। अरे बात समझ में? 6 वीक्स के बाद, वीक्स समझ आ रही कहानी? तो 6 वीक्स के अंदर अंदर जब पार्लियामेंट बैठा है उसको साइन करना पड़ेगा कि भाई हाँ हम इस लॉ को मान्य करते हैं, पार्लियामेंट ने पास किया इसको ऐसे करके, ठीक है। एंड अगर नहीं करते तो अपने आप वो 6 वीक्स के बाद खत्म हो जाएगी। मान लो उन्होंने नहीं किया और 6 वीक्स के बाद खत्म हो गई, तो जो भी एक्ट्स उसके पहले हुए थे वो सारे साले वैलिड रहेंगे कि हाँ उस ऑर्डिनेंस के तहत हुआ था, लेकिन अब नहीं है। लेकिन तो क्या हुआ, उसके तहत तो हुआ था, ठीक है, वैलिड रहेगा। जैसे पोटा हट गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, संजय दत्त उसके अंदर ही अरेस्ट हुआ था। अब वो बोलेगा पोटा है नहीं, मुझे कैसे अरेस्ट किया, वो तो रिपील हो गया। बोला नहीं उस टाइम था तो चलेगा कहानी, ठीक है। वो तो टाडा में हुआ था ना। टाडा भी नहीं है, वही बता रहा हूँ, टाडा भी नहीं है, ठीक है। टाडा इज ऑल्सो गॉन। पोटा टाडा ये सब उसी से रिलेटेड है। टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड डिसरप्शन एक्ट और ये है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इन सबको मर्ज करके बनाया एक यूएपीए, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। अब वो चल रहा है, यूएपीए चल रहा है, ये बाकी सब रिपील हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। समझ आ रही कहानी? तो मैंने बताया मैक्सिमम लाइफ कितनी ऑर्डिनेंस की, अगर बैठे हैं तो, और मैंने बताया कि मैक्सिमम लाइफ कितना होता है, तो 6 महीने प्लस 6 वीक्स, है ना। तो मैक्सिमम लाइफ कितनी ऑर्डिनेंस की, एक की 6 मंथ्स 6 वीक्स। वेरी गुड, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है। इन दैट केस अप्लाई योर ब्रेन्स, ठीक है। अरे वीक है ना, ठीक है भाई, समझाया 6 मंथ 6 वीक क्यों है। काउंटिंग कब से होगी, 6 मंथ्स की या 6 वीक्स की, जैसे ही सेकेंड हाउस बैठेगा। पहला में जैसे उसने पूछा था क्या भैया ये दोनों हाउस एक साथ बैठते हैं, राज्यसभा लोकसभा, नो, डिपेंड्स, एक साथ भी बैठ सकते हैं, नहीं भी बैठ सकते हैं। जब नहीं बैठेंगे एक साथ, सब पहले लोकसभा बिठा दिया उन्होंने, पहले लोकसभा को बुला लिया, बाद में राज्यसभा को बुलाया, तो 6 वीक्स की काउंटिंग कब से शुरू होगी, लेटर डेट से, जो सेकेंड हाउस आएगा बाद में। अरे समझ में, इसलिए 6 मंथ 6 वीक्स। तो लिख लो अब कहानी इसको, समझाया ना। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, हेडिंग डालो, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123, हेडिंग डाली। अरे हेडिंग डालो, उस पर लाइन खींचो नीचे, मस्ती, हाँ ऐसे। लिखो आर्टिकल 123 एम्पावर्स। 123 किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही है ना। आर्टिकल 123 कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट। और ये हाँ एक और चीज, प्रेसिडेंट करता है ना ये सब, ये किसके कहने पे करेगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स हो रहेंगे हमेशा, उन्हीं के कहने पे करेगा। वो सब वो कौन करे एट द एंड, पीएम साहब और उनकी काउंसिल। ओके, याद रखना, अपने मन से नहीं करते वो लोग, जानबूझ के होते हैं ये सब। तो एम्पावर द प्रेसिडेंट टू promulgate ordinances during the recess of parliament. To promulgate ordinances during the recess of parliament. The ordinances have the same force and effect. Same force effect होती है जैसा पार्लियामेंट का लॉ होता है. The ordinances have the same force and effect and as an act of parliament. The ordinances have same force and effect as the act of parliament. But are in nature of temporary laws. बट आर In nature of temporary laws. समझा रहे प्रशांत, भैया टेम्पररी है. There are 4 exceptions to exercise this power. There are 4 exceptions to the president to exercise this power. President के पास 4 exception. Number 1, he can, मतलब president can promulgate ordinance
और कौन है भाई फेवरेट, सोच के बताना, सोच लो तब तक। प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस only when either of the house or both of the house। समझाया? either का मतलब कि दोनों हाउस से तो पास होता है देन लॉ। क्या रे, हो गया। आ रही है पॉलिटिक्स समझ में धीरे धीरे? आ रही है। अभी तो पार्लियामेंट करवाएंगे, पूरी खुल जाए, पूरा दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, उसमें बजट करवाएंगे हम, ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है वो बताएंगे, मनी बिल कैसे पास होता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से, डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें? बोथ हाउस। आइदर और बोथ ऑफ द हाउस। ठीक है, सही है। इसमें लिख लो कि अलग से कि दिस द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, द पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट पैरेलल पावर विद द पार्लियामेंट। पैरेलल का मतलब समझ आ रहा है? लिख लेना फिर भी, वरना कल को कंफ्यूज हो जाओगे। पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट पैरेलल पावर, पैरेलल को पैरेलल एक ही बात है, विद द पार्लियामेंट व्हेन इन सेशन। इससे समझ आ जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट भी चल रहा है, उधर प्रेसिडेंट साहब अलग से लॉ बना रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। नो, एक्सेप्शनल पावर। सेकंड पॉइंट लिखो, द प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन, द प्रेसिडेंट कैन मेक ordinances only when he is satisfied that, only when he is satisfied that the circumstances exist that render it necessary, the circumstances exist that render it necessary, the circumstances exist that renders him necessarily, बैक कोटा हमारे को, that renders him necessarily for him, ऊपर रख दो, यहाँ रख दो, चल जाएगा। for him, necessary for him to immediately action। मैंने बताया इसमें दो केस थे। कॉपर केस ने बोला कि अगर मैलिफाइड हुई, इल कंसीव्ड एडवाइस, इल कंसीव्ड सेटिस्फेक्शन हुई, पॉलिटिकल रीजंस वाली हुई, तो वो जुडिशियल रिव्यू से कैंसिल कर देंगे। बट 38 अमेंडमेंट एक्ट ने उन्होंने बोला नहीं, इट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी 1971। देन अगेन 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, जनता पार्टी, उसने बोला नहीं, जुडिशियल रिव्यू में है ही। ठीक है, तो लिख लो इस चीज को, एज पर द 44th अमेंडमेंट एक्ट, इसी हेडिंग के अंडर, एज पर द 44th अमेंडमेंट एक्ट, द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट इज नॉट फाइनल, is not final. जुडिशियल रिव्यू रहेगा ना, दैट इज जस्टिसेबल इन नेचर, दैट इज जस्टिसेबल इन नेचर, ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड, ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड। ऑन द ग्राउंड ऑफ क्या होगा? मैलिफाइड मतलब कुछ खिचड़ी पकड़ी हो ऐसे करके। ठीक है, फोर्थ और लास्ट लिमिटेशन, Third. फोर्थ है, फोर्थ है। थर्ड है। थर्ड लिखो, थर्ड लिखो, द ऑर्डिनेंस कैन बी issued on any subject on which the parliament can make laws। ठीक है, तो किस किस पे नहीं होगी? एक तो उन लॉज पे जिससे फंडामेंटल राइट हर्ट होते हो, है ना,
लिखा है ना, साफ साफ लिखा है उसमें तो। आर्टिकल 13 में ऑर्डिनेंस जैसा वर्ड है, क्या अमेंडमेंट है आर्टिकल 13 के अंडर? लॉ। अरे व्हाट इज आर्टिकल 13? जुडिशियल रिव्यू वाला ये। जुडिशियल रिव्यू। इट इज सेड दैट द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन केस एनी लॉ, उस लॉ के अंदर डेफिनेटली लॉ मतलब क्या? ऑर्डिनेंस, सनद, बाय लॉज, फलाना फलाना, विच एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट टू मेक इट नल एंड वॉइड। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस शब्द है, लेकिन उसने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ अंडर दिस डेफिनेशन। बताया था फंडामेंटल राइट में, तो ऐसी कोई ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता जिससे फंडामेंटल राइट जाए। बट ऐसा कोई भी, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज नहीं है इसमें, तो फंडामेंटल राइट ही नहीं काट सकता, समझ आ रही है? बट ऐसा पार्लियामेंट, कोई भी पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकते थे फंडामेंटल राइट जाए, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं जाना चाहिए। ये बात समझ आती है ना? कहानी आ रही? कहानी अरे अबे हाथ तो बोलो, नहीं आई? तो क्या है, हमने जो अभी तक पढ़ा था फंडामेंटल राइट में, पार्लियामेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन अमेंड एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? सारा का सारा किताब कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है, एक्सेप्ट राइट। और 24th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा था? दिस अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट ए लॉ अंडर आर्टिकल 13। बोला था, नहीं बोला था? लिखवाया हुआ है। लेकिन आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ की डेफिनेशन है उसमें ऑर्डिनेंस जैसा शब्द है, जो कि कहता है आर्टिकल 13 कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनना चाहिए जो फंडामेंटल राइट को काटे, सारे फंडामेंटल राइट को काटे। बेसिक स्ट्रक्चर की तो कोई बात ही नहीं है, फंडामेंटल राइट ही बचा दिए। तो यही बोलना चाह रहा हूं मैं कि ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई भी ऐसे ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता प्रेसिडेंट जिससे फंडामेंटल राइट कटे। कोई प्रोविजन ही नहीं है, क्योंकि उसमें वर्ड में है, वो लॉ में, लॉ शब्द में ऑर्डिनेंस, जैसे ऑर्डिनेंस जो शब्द, जैसे जो लॉ शब्द था यहाँ पे, जो लॉ शब्द है इसमें क्या क्या था? ऑर्डिनेंस थी, बाय लॉज थे, लॉज थे, मतलब लॉ कोई सनद, ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये सारे के सारे। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस एकदम क्लियरली मेंशन है, क्लियरली। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है ना? पता है ना ये बात? गुड। लिखा है, 4th पॉइंट लिखो। इसमें एक्सेप्शन लिख लेना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट 3rd में लिख लो, एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। गुड। 4th लिखो, 4th लिख लो। क्लियरली बता रहा हूं कि भाई डायरेक्ट बता रहा हूं इसमें कि हाँ, तो ये लिख लो कि 6 months plus 6 weeks. there is provision that the parliament has to approve the ordinance within 6 weeks after reassembly. Approve ordinance. Within 6 weeks after reassembly. ठीक है, within 6 weeks. Therefore, maximum life of ordinance is 6 months and 6 weeks. ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखना, because maximum time gap between 2 sessions of parliament is 6 months. Because maximum time gap between 2 sessions of parliament is 6 months. अरे हेलीकॉप्टर 6 months. 6 months. Good. Because maximum time gap between 2 sessions of parliament is 6 months. ठीक है? Ordinance making power very important topic for CDS exam. Very important topic. एक केस था डीसी वाधवा केस। हुआ क्या, होता क्या था, इस मैलिफाइड ये जो केस है, ये सब बिहार गवर्नमेंट में क्या करा भाई, ये जो डीसी वाधवा केस है, बिहार गवर्नमेंट में हुआ क्या, गवर्नमेंट क्या करती थी, बार बार गवर्नर को कह के
हाउस को प्रोरोग करवा देती थी। जब भी देखा कि भाई हमें क्या करना है, नया लॉ बनाना है, क्या कर दिया वहां पे, हटा दिया, ठीक है, या प्रेसिडेंट रूल ला दिया। तो वहां पे ऑर्डिनेंस से ही काम चल रहा था, बार बार ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस, जबरदस्ती का ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस, सेम सब्जेक्ट की बार बार ऑर्डिनेंस। पार्लियामेंट जब वो बैठे तब उसको पास नहीं करवाया, टाइम हुआ हटा दिया, फिर दोबारा से सेम सेम मटेरियल जो लिखा था पहले वही दोबारा ऑर्डिनेंस। अरे बना भी तो सकते थे। तो ऐसा करिए 250 बार एक ही काम हुआ ये सिस्टम। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें कि भाई तुम लोग एक्सेप्शनल पावर को कॉमन पावर नहीं बना सकते, ये तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में यूज होती हैं, ना कि डेली रूटीन में। अब डेली ब्रह्मास्त्र चलाओगे, डेली न्यूक्लियर वेपन चलाओगे, क्या होगा, पंगा हो जाएगा ना। फिर तो AK-47 कोई खरीदेगा ही नहीं क्या। तो यही है, जो एक्सेप्शनल पावर है वो कभी कभी यूज होती है, ना कि हर टाइम। आप एक्सेप्शनल पावर से पार्लियामेंट का हक नहीं छीन सकते, स्टेट लेजिस्लेचर का हक नहीं छीन सकते, कि उनको लोगों ने अलग किया है, वो लोगों की पावर है। करते हो ना, कहाँ करते, झूठे कहेंगे 16 साल के ठीक है। तो ये कहानी है। सबके वोटर ID कार्ड बन गए, तुमको छोड़ के नहीं बने तो बनवा लेना। एक अच्छा वोटर ID, मतलब अच्छी ID होती है। तुम्हारा है, गुड, अभी बन जाएंगे नेक्स्ट। तो ये कहानी है। आता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, लिख लो। ये केस नहीं लिखवाओगे, अपनी बात बता दिया, लिखवाना क्या है, ठीक है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्षमा याचना, क्षमा करने की पावर। पता है ना, प्रेसिडेंट साहब माफ कर देते हैं, फिर ठीक है। कसाब को क्यों नहीं किया, उनका मन नहीं था या गवर्नमेंट का, वो तो अपने मन की सोच भी नहीं सकते। जनता का मन है। जनता द्वारा प्रतिनिधियों का मन नहीं था। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इससे क्वेश्चन आता है बहुत बार, देखना। आर्टिकल 72, ठीक है, आर्टिकल याद नहीं होगा। सारे नहीं करने, जो जो बोलता हूं ना इसको, जिसमें लिखता हूं आर्टिकल उसको याद कर लो बस। जो यहाँ पे पढ़ाए हुए आर्टिकल हैं उनको याद करो, सारे आर्टिकल नहीं करने। 395 के कोई क्या लॉ मिनिस्टर बनोगे क्या, या लॉ करना है, लॉ थोड़ी करना है, हैं? लॉ मिनिस्टर को भी नहीं पता होगा, ठीक है, LLB थोड़ी करोगे। तो ये कहानी। वन इज पार्डन, पार्डन प्लीज, सिर्फ पार्डन नहीं, प्लीज तो उसे नहीं होता। नहीं पार्डन प्लीज करते हैं, हाँ ये सुपर प्लस हो जाता है, हमारे टीचर ने बताया था। पार्डन, जब मैंने पहली बार सुना पार्डन कुछ हुआ, मैंने क्या हुआ मैम, पार्डन, हाँ बेटा दोबारा बोलो, हाँ बोलो पाको कॉम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव, पाको रमरसरप, पार्डन, पार्डन प्लीज, प्लीज तो होता है उसमें बे, हैं? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा मान लो मिस्टर रोहित मिस्टर रोहित ने सुधीर की काट ली जेब, ठीक है, और जज साहब थे अनुराग, उन्होंने फांसी की सजा दे दी, भाई की जेब काटेगा सीधा फांसी, ठीक है। 302 307, जिंदा है फिर भी 302, मर्डर चार्ज लगा के उसको छुपा दिया, कहाँ छुपाया होगा, तो इसको दे दी फांसी। क्या दी, क्या दी, नेपाल घूम रहे भैया।
सुन रहा हूँ यार। अभी समझोगे। You know, there is a difference between listen and hearing. Hearing and listening में difference होता है ना? Good, good. तो भाई रोहित साहब डरे डरे, रोहित ने पढ़ी थी लक्ष्मीकांत, ठीक है? रोहित लक्ष्मीकांत के पन्ने दोबारा खोले, अरे आर्टिकल 72, इसमें बोला, अब जो सुन लो, एक कहानी सुनो। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है किसकी? पार्डनिंग, मतलब ये जो माफ करने की पार्डनिंग पावर्स होती हैं अंडर 3 सिस्टम। पहला सिस्टम, अगर कोई भी क्राइम हुआ है सेंट्रल लॉ के अंडर, समझ आ रही है कि सेंट्रल लॉ के द्वारा कोई भी क्राइम किसी ने किया है वो माफ कर सकता है प्रेसिडेंट साहब, समझ आ रही है कहानी? या फिर सजा दी गई हो कोर्ट मार्शल द्वारा, कोर्ट मार्शल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो होते हैं, कोर्ट मार्शल द्वारा जब सजा दी गई तब भी माफ कर सकता है। थर्ड, जब फांसी की सजा हो। तो रोहित ने पढ़ा था ये, फांसी की सजा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके भारत के राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं। गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होती है, बट फांसी की सजा नहीं होती। वो मतलब बताएंगे उसके बारे में, उसके लिए अलग प्रोविजन है, ठीक है? समझ आ रही कहानी? सो दिस इज द केस। तो रोहित ने पढ़ा था। अब प्रेसिडेंट था अपना प्रशांत और सरकार थी हरिवंश की। हरिवंश बोला अपना भाई है? तो सेब कट गई भाई। तो बेसिकली ही फाइल्ड फॉर पार्डन टू द प्रेसिडेंट। पार्डन में क्या होता है? पार्डन मतलब माफ कर देना। माफ मतलब सबसे माफ, सजा से भी माफ, जुर्म से भी माफ, चाहे वो डेथ की हो, चाहे कोई भी हो, चाहे 1 साल की सजा हो, चाहे 2 साल की सजा हो, कोई भी सजा हो। पार्डन मतलब होता है माफ, यानी आपको सीधा बाहर निकाल देंगे, जा भाई जी ले अपनी जिंदगी, केस हट जाएगा, सब कुछ जीरो, कतई जीरो। ठीक है? तो पार्डन मतलब होता है माफी देना एकदम पूरी, ठीक है? सेंटेंस की मतलब जितनी सजा है और केस से भी सारी माफी एकदम, सब क्लोज, फाइल ही बंद, बंदा फ्री कर देता है एकदम। समझा कि नहीं? अब मैंने बताया डेथ को पार्डन सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है, मतलब खत्म। चेंज कोई भी बताए, चेंज के बारे में बताते हैं। देखो अगला है कॉम्यूटेशन। पार्डन समझ आया? कॉम्यूटेशन होता है चेंज, सब्स्टिट्यूट कर देना। 10 साल की सजा थी 5 साल की कर दी, ठीक है? या फिर 10 साल की, सॉरी ऐसा समझो 10 साल की सपोज डेथ सेंटेंस थी, फॉर एग्जांपल डेथ सेंटेंस थी, चेंज कर दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बना दी, चेंज होगी, सजा ही चेंज होगी। समझा रही है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी 2 साल की कर दी। समझा रही है? सजा को चेंज कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना किसी लेसर फॉर्म में, दैट इज कॉम्यूटेशन। रिमिशन, सजा की सेंटेंस पीरियड कम कर देना। मान लो रोहित को सजा दी, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, रोहित को सजा मिली जेब काटने पे 5 साल, डेली सुबह शाम 10-10 कोड़े, ठीक है? चोरी करेंगे और कोड़े मारेगा, ये थानेदार था। मतलब थानेदार की जेब काटोगे, वो भी जब जो उसका दोस्त भाई तो 10, और ये छुप के 10 की जगह 20 हो जाते, पता नहीं चलता किसी को, क्या पता पड़ रहा है भाई साहब। तो बेसिक रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट थी। तो रिमिशन में क्या होता है? 5 साल की जगह बोला चलो ये क्या माफी मांग ले भैया, थोड़ी कम कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। हरिवंश बोला चल ठीक है, 5 की जगह 3 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, लेकिन भाई ये मामला सेम रहेगा, बस पीरियड कम करता है, टाइम कम करता है, नेचर नहीं चेंज करता, नेचर विल बी सेम। कोड है तो पढ़ेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 5 से 2 साल हो गया था, अपना जेलर सातिर था, 20 से 50 हो गए, क्या पता पड़ा किसी को? लपा भाई साहब असली में से ऐसा होता रहेगा। इम्प्रिजनमेंट मारना तुम्हें क्या जेल में क्या बिठा के लाते हैं क्या होता है? जेल की जिंदगी क्या है? देयर आर मैनी केसेस करंट वगैरह भी लगता है, और तुड़ाई का भी सिस्टम होता है, तुड़ाई भी होती है, रिमांड
5 साल मतलब मार रहे हैं हमें। काम करवाते हैं बिठा के वहां पे, पालेंगे थोड़ी, कुछ ना रगड़ा देंगे वो। ताकि मतलब रहते हैं आराम से लोग। अगर ऐसा होता तो बेकार ही भीख थोड़ी मांगा होता, फिर तो थप्पड़ मार के अंदर, गोली मार के अंदर मारते क्या है। क्या प्यार से थोड़ी रखते हैं। जेल है सुधीर, जेल है, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट है, कुछ भी करते हैं वो लोग, मारना पता नहीं क्या क्या करते हैं। क्या चेंज आएगा अगले इंसान में? हाँ, यही तो दिक्कत, दिस इज द इशू। जेल्स आर फॉर रिफॉर्म, तो फिर बट अंदर जाता है एक कदर वाला बंदा, बाहर निकलता है शाखा। शाखा देखिए ना, शाखा मूवी, दिल जले, उसे तो मजबूत कर रहे हैं अंदर से। समझ आ रही है। तो ये था इसमें। सेंटेंस ही फांसी होती है क्या? हाँ, डेथ सेंटेंस बोल लो, लाइफ इंस्टॉलमेंट में फांसी चढ़ा देंगे, हैं? उम्र कहते हैं 5 चढ़ रही है रोज। मतलब तो बूढ़े होने भैया तक, कम्यूटेशन भैया बूढ़े होने तक जेल में रहे। इसमें क्या अंतर है दोनों? डेथ सेंटेंस कह लो या कैपिटल पनिशमेंट कह लो या फांसी कह लो, एक ही बात है। ठीक है भाई। कम्यूटेशन में और इसमें क्या अंतर? इसमें चेंज ऑफ फॉर्म है, डेथ से कर दिया लाइफ, दी थी डेथ, दे दी लाइफ, बस ये लाइफ से कर दिया 1 साल, चेंज ऑफ फॉर्म ही होगी, नेचर ही बदल दिया ना सेंटेंस का। ये थोड़ी है, अगर इसका होता फांसी दे दो लेकिन थोड़ा सा गोली मार के, चक्कू मार के, नेचर बदल देते, सजा चेंज नहीं हुई, पीरियड बदल गया। इसमें क्या हुआ, इसमें नेचर ही बदल गया सजा का। वहां से तो पीरियड हो गया ना। ये पीरियड है, नहीं लाइफ से हाँ हाँ, अच्छा ऐसा से, बट नेचर बदल गया। यहाँ पे 1 साल बोला लाइफ रहने की, एक तुम 5 साल कर लो लेकिन रिगोरियस मिलेगी, फिर बोला और कम और अलग करो, बोला 5 साल ही कर लो, रिगोरियस छोड़ो, नेचर बदल गया बार बार। समझ आ रही है, ये डिफरेंस है। ये था नॉर्मली। रेस्पाइट में भी सेम होता है, सजा कम करना, सजा कम कर देना, लेकिन इसे कुछ कंडीशन होती हैं। इन केस द पर्सन इज डिसेबल्ड, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी। समझ आ गई। इन दोनों केस में सजा कम कर दी जाती है। रेप्राइव, स्टे लगवाना कुछ टाइम के लिए, ये तब मांगते हैं लोग जब उन्हें सजा के लिए पार्डन फाइल करना होता है। अब सजा बोले आज है 22 तारीख, बोला सजा लगेगी मतलब फांसी चढ़ेगी 23 तारीख को, कॉमेडी से मांगे कागज करे पूरा नहीं हो पाए, लटका दिया। पहले रेप्राइव तो मांग लो, ठीक है, पहले रेप्राइव मांगते हैं वो लोग, तो साथ के स्टे लग जाती है। फिर रेप्राइव मांगे तो टाइम पीरियड मिल जाता है, चलो आप फाइल करते हैं पार्डन के लिए, ठीक है। ये प्रेसिडेंट साहब, ये सारी पावर होती है प्रेसिडेंट साहब के पास। समझ आ रही कहानी। इसमें क्या था, पार्डन यानी सब कुछ माफ कर देना। इसमें कॉम्बिनेशन में क्या है, सजा को सब्सिट्यूट कर देना दूसरी सजा से, ठीक है। डेथ है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ है तो कोई दूसरी कर दी, कुछ भी कर दी, ठीक है। रेस्पाइट में क्या है, नेचर सेम रहेगा, पीरियड कम कर दिया। 5 साल ऑफ रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट को बस 5 साल का रिगोरियस, कोड़े नहीं मारेंगे, छोड़ दो ऐसी 5 साल दे दो बस, ठीक है। ठीक है, रेमिशन। और इसमें क्या है, इसमें पीरियड कम करा था, सजा सेम रहेगी, ठीक है, सजा सेम थी। इसमें क्या है, आपकी रेस्पाइट में टाइम पीरियड कम कर दिया, ओके, टाइम पीरियड कम कर दिया, 5 साल है 2 साल कर दी, 2 साल है 1 साल कर दी, 1 साल है 2.5 महीने कर दी, 2.5 महीने कुछ नहीं। हाँ, इसमें रेस्पाइट में, रेस्पाइट में क्या नहीं दिख रहा, मेडिकल्स वालों को मिल जाता है। ये और ये सेम है, ये और ये लगभग सेम है, बस इसमें पंगा गया है, इसमें मेडिकल बेसिस पे करते हैं, ठीक है। सजा को कम कर दिया, हटा दिया, कुछ भी कर दिया, बदलापुर वाला, हाँ, मेडिकल केसेस पे, गुड। एंड रेप्राइव स्टे लगवाना, ठीक है। लिखो, एज पर आर्टिकल 72, एज पर आर्टिकल, विच आर्टिकल 72 में good. The president have pardoning powers
with respect to number 1 sentence under central law, second sentence under central laws SIPC CRPC, ठीक है, या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेंटर में बनाया ना UAPA, उसके तहत। सेकेंड sentence is by court martial, third sentence is of death, फांसी की सजा। तो नंबर 1 लिखो, पावर्स के नाम लिखो। नंबर 1 अलग से लाइक फॉलोइंग पावर्स आर देयर, फॉलोइंग पावर्स आर देयर। नंबर 1 पार्डन, पार्डन, पार्डन लिखो। It removes both the sentence and the conviction. It removes both the sentence and the conviction and completely absolve the convict. Completely. रोहित को बाहर निकाल दिया, काट ली तो काट ली। ये सेंटेंस एंड कन्विक्शन के बोलते हैं। And completely absolves the convict. कंप्लीटली क्या? एब्सॉल्व? The convict. नहीं ये क्या एब्सॉल्व क्या होता है? एब्सॉल्व बरी कर देना। वे पांचों फॉर्म प्रेसिडेंट के पास जाती है। सब पांचों प्रेसिडेंट के पास है, पांचों की पांचों, ठीक है। कोई भी कर सकता है इसके लिए अप्लाई। कोई भी। ओके, सेकंड लिखो, कम्यूटेशन। इट डिनोट्स substitution of one form of punishment for a lighter form. Substitution of one form of punishment to a lighter form. ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, तो देखो रे, ये और ये सेम है ना? ये तो करवाया था इसमें भी, बस इसमें स्पेशल केसेस थे, मैंने रिमिशन पे टिक मार दिया था, ठीक है। कम्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू द लाइटर फॉर्म, यानी कम कर देना डेथ को लाइफ, लाइफ को, समझ आ गई? तो लिख लो इसमें, फॉर एग्जांपल डेथ सेंटेंस चेंजेस टू लाइफ, इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का चेंजेस टू, गांधी जी गए थे इरविन के पास ये वाला पैक्ट लेके, ये वाली कंडीशन लेके, सजा फांसी मत दो, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो बेशक, या फिर छोड़ ही दो, अच्छी बात हो जाएगी। वो तो सोने मतलब फिर तो मैं डेली इरविन बोलूंगा, ठीक है, लेकिन ही डिनाइड। थर्ड लिखो, बहुत बड़ा हिस्टोरिक फैक्ट था वो, कांग्रेस खुद गवर्नमेंट के साथ बैठी थी एकदम आमने सामने, बहुत पहली बार। ब्रिटेन के लोगों ने इनकी बहुत बड़ी गलती बताई थी, बोला डंडे से हैंडल करना चाहिए था, क्या बातों से हैंडल किया, बट उनको नहीं पता था इंडिया में क्या चल रहा है, जो हुआ सही हुआ। रिमिशन, रिमिशन, it implies reducing the period of a sentence without changing the character, ठीक है। रेस्पाइट लिखवा दिया। नहीं बस काम ही It denotes awarding a lesser sentence in place of, it denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special facts. One originally awarded due to some special facts, such as the physical disability of convict, or the pregnancy of a woman offender. Physical disability or pregnancy. Reprieve, next is reprieve. It implies stay लगवाना, stay for getting time
फॉर फाइलिंग द पार्डन फॉर डेथ सेंटेंस। ठीक है, इसलिए होती है जनरली, कुछ टाइम मिल जाए, है ना, पता लगा फांसी लगी पर लगा, बस पकड़ के अरे भैया मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है, काय की पेंडिंग, चल रिलेटिव्स नहीं कर सकते, वही करते हैं, ये क्या करेगा, इनको कुछ छुट्टी क्यों मिल रही है? भैया किनको मतलब छुट्टी नहीं है, इनकी रोक है बस। टाइम मिल रहा है, थोड़ा और टाइम बढ़ा दिया, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया टाइम, ठीक है। अब जैसे मेरा, एक मिनट, जैसे मेरा अभी ओडी अकाउंट खुला था तो मैंने होल्ड लगवा दिया था ताकि उसके ऊपर जो लोन लिया है उस पर क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ना बढ़े, है ना, तो इंटरेस्ट वाली चीज थी तो उसको होल्ड लगा दिया, तो ये वाली चीज होती है, समझ आ रही है। हाँ भाई हरिवंश, पैरोल क्या होती है? पैरोल बेसिस पे बाहर आते हैं शायद, वो होती क्या है, मतलब किस बेस वो बिल्कुल ही इंसान बाहर आ जाता है उस पे और फिर कुछ 6 रिपोर्ट करना होता है, हाँ चले जाता है, इतना तो भाग नहीं सकता इंसान। नहीं, रिपोर्ट करना होता है उस टाइम में, उस बीच में उसको रिपोर्ट करना होता है, उसके पास कंडीशन होती है, बाहर नहीं जा सकता, उसके पासपोर्ट वगैरह अगर बना होता है तो उसके ऊपर लाइक सबको, हाँ सब कुछ सब, अरे ऐसा मजाक नहीं होता कभी, नहीं अरे जमीन की मजाक नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ ऐसा मजाक कभी नहीं हो जो पैरोल में बाहर आया और इंडिया से बाहर भाग गया। कि भैया इंसान हाँ बाहर कर दिया, हाँ, क्या पता हो जाए कुछ सिक्योरिटी बेस पे कुछ तो रखेंगे, और वो सिक्योरिटी, अपना इस base पे वही बोल रहा हूँ, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा हर हफ्ते वहां पे पुलिस थाने में, एक हफ्ता का गैप हुआ जाएगा वो पकड़ा जाएगा, फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसको पकड़े लाएंगे, क्यों नहीं गिरा, समझ आ रही है। 2 बंदों की गवाही भी लगती है। अटेंडेंस, यस, बहुत चीज होती है, पासपोर्ट बनाने में लगती है, वो तो वो अलग चीज है, पैरोल तो बहुत बड़ी चीज है, तो ये कहानी, ठीक है, वो अलग है, ये पार्डनिंग पावर्स है। सेम पावर गवर्नर के पास भी होती है, सेम पावर गवर्नर के पास भी होती है, अंडर आर्टिकल 161, ठीक, लिख लो अलग से, गवर्नर हैज सेम पावर्स सारी की सारी अंडर आर्टिकल 161। सॉरी प्राइवेट स्टे, हाँ स्टे लो, स्टे फॉर गेटिंग टाइम 161 161। अब सीन क्या होता है यार इसमें, 200 ज्यादा मेरा, कहाँ है, जब तक 200 लिखा रहा था, पहले मैंने लिखा था 201 और 111, 201 ये जो बिल रिजर्व होता है प्रेसिडेंट के लिए वो इस आर्टिकल में आता है, ठीक है। खैर, विद रिस्पेक्ट टू पार्डनिंग पावर, सेम पार्डनिंग पावर लिख लो, ठीक है, अंडर आर्टिकल 161। लेकिन एक एक्सेप्शन है, इसमें ओनली फॉर स्टेट लॉज, है ना, सेंट्रल लॉ तो प्रेसिडेंट के पास ही जाओगे, कोर्ट मार्शल भी जाओगे, कोर्ट मार्शल भी नहीं वहां पे जा सकते हैं। और एक और चीज, डेथ सेंटेंस चाहे स्टेट लॉ से मिली हो चाहे सेंट्रल लॉ से मिली हो, पार्डन यानी पूरा बरी कर देना, एकदम माफी कर देना एकदम सब कुछ, वो प्रेसिडेंट कर सकता है। गवर्नर डेथ को बदल सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, बाकी सब कर सकता है, लेकिन डेथ को पार्डन प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे, समझा गई, वही समझा ही नहीं आई, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि गवर्नर भी पार्डन कर सकता है, अगर इंटरव्यू में पूछे तो हाँ, तो दोनों का नहीं बताना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी और एज पर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी। लेकिन पेपर में आए तो मना कर देना साफ साफ, क्योंकि वो इंप्लीमेंट, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हुआ है, अमेंड नहीं हुआ है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नो, ओके, ये कहानी। तो प्रेसिडेंट ये है भाई, सारी कहानी ये था प्रेसिडेंट। मजा आया प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट कर लेते हैं, छोटा सा है वाइस प्रेसिडेंट, हेडिंग डालो वाइस प्रेसिडेंट, बहुत छोटा छोटा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट मैंने बताया हुआ है पहले, वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो किसके बेसिस पे बनाया गया है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पे। अब क्योंकि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो बंदा है वो क्या करता है, वो राज्यसभा यानी कि वहाँ की राज्यसभा क्या होता है, सेनेट, उस सेनेट को प्रिसाइड करता है। तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी राज्यसभा का एक तरीके का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिसो चेयरमैन मतलब बाय द ऑफिस, बाय द पावर ऑफ ऑफिस। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। इनको जो तनख्वाह मिलती है ना वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की नहीं मिलती, इनको तनख्वाह मिलती है राज्यसभा का चेयरपर्सन होने की। ओके, वाइस प्रेसिडेंट को कोई इसकी कोई तनख्वाह नहीं लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितनी तनख्वाह मिलेगी एंड ऑल, प्रेसिडेंट की लिखी हुई है ना, लेकिन इसकी तनख्वाह इनको इस पोजीशन से मिलती है। समझा रही कहानी,
ये पोजीशन को तनख्वाह दिलवाती है 4 लाख, ठीक है, पर मंथ। क्यों है ये सब एक्सेप्ट चेयरमैन? बिकॉज ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट लाइन, बिकॉज ऑफ यूएसए मॉडल, ठीक है। इनका चुनाव सेम तरीके से होता है जैसे, कैसे, किस सिस्टम से? सिस्टम ऑफ नहीं नहीं सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट, है ना। ये उस दिन मैं हल्का सा बताना भूल गया था और तुम लोगों ने पढ़ा भी नहीं, फिर इसलिए मुंह देखते हो, फिर क्या पूछ लिया भैया। तो इनका भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल क्या है बे? ये हम लोग कितने करता है मैं कुछ नहीं किया। कॉलेज, ठीक है। इसमें कौन से मेंबर्स होते हैं? डिफरेंस होता है ना। प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, उसमें डिफरेंस आता है। इसमें होते हैं मेंबर्स। हाँ भाई तुम बताओ, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन से मेंबर्स होते हैं? भैया इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस। इतना तोड़ूंगा ना तुमको। नॉमिनेटेड नहीं होते भैया, तो नॉट इलेक्टेड क्यों बोल रहे हो फिर? इलेक्टेड एंड हैं? वो गलत बोलेगा, पिटाई तुम्हारी हो जाएगी। उसको बोलो, सही बोलो, बोलो उसको। मतलब होता है नॉमिनेटेड, तो इसमें होता है वाइस प्रेसिडेंट। हैं? पढ़ के आ गया वाइस प्रेसिडेंट? सुन लो, अरे ओए ओ टीचर साहब, जो प्रेसिडेंट साहब का होता है, प्रेसिडेंट साहब का उसमें होता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा राज्यसभा। समझ आ रही है? इलेक्टेड वर्ड ही। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेचर्स, इलेक्टेड ऑफ स्टेट्स, इलेक्टेड ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड अब J&K भी हो जाएगा, है ना। ये बंदे होते हैं बस। इसमें क्या होते हैं? बोथ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ बोथ द एमपीज, बोथ द एमपीज मतलब दोनों हाउस के सारे एमपी यस, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड। इतना सा डिफरेंस होता है बस। इसमें नॉमिनेटेड भी वोट डालते हैं। लोकसभा में कितने लोग नॉमिनेट होते हैं? प्रेसिडेंट कितने बंदों को नॉमिनेट करता है? लोकसभा में 2 हाँ, नहीं करता। अब नहीं होते, पहले होते। अब कौन से अमेंडमेंट से नहीं होते हैं? क्या 104 हो गया? सही है। 104 तो नहीं होगा अभी। नहीं है? 104 तो नहीं होगा। कितना होगा? 110? पहले का कुछ होगा शायद, होगा तो अभी हुआ है क्या? अभी 104 ही है। क्या 104 ही है। हमेशा मैं बोल रहा हूँ, वो शो नहीं दिख रहा। नहीं, अब तो मान गया आप, कह रहे हो कभी। सही बोला उसने। हाँ 104। 104। या जो ये वाइस प्रेसिडेंट, इसमें वो लोग नहीं आते स्टेट वाले लोग? नो नो, ऐसा बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, सवाल उठाया गया, वो क्यों नहीं? प्रेसिडेंट ने तो बुलाया था। बोला वो इसलिए नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट स्टेट को नहीं दर्शाता। वो जो आपका प्रेसिडेंट का साहब है, वो हेड किसके हैं? बोथ स्टेट एंड कंट्री। ही इज नॉट द हेड ऑफ स्टेट। समझ आ रही है? ही इज नॉट द हेड ऑफ स्टेट, ही इज ओनली द हेड ऑफ लाइक सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ कंट्री, नॉट सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ एनी स्टेट। अरे समझ में? वो भी है ना, कुछ इश्यूज होते हैं तो फिर वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है। सुनो, वो अलग चीज है, वो तो टेम्परेरी। टेम्परेरी है तो। ये भी बोला गया हाँ। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये भी बोला गया जब वो बन सकता है तब तो हेड ऑफ स्टेट होना चाहिए। वो टेम्परेरी है, एंड टेम्परेरी इज नॉट द रूल। याद रखना इस चीज को। ऑर्डिनेंस, समझ आ रही है? इसलिए बोला गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल जायज बात है। तो ये कहानी थी इनका इलेक्टोरल कॉलेज जो है। समझ आ रही है? सेम सिस्टम से वोटिंग होती है, वही 1 2 3 4। तो लिख लो, चलो अब लिखना शुरू करो कि द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ both the members of both vice president is elected by electoral college consisting of members of both the house of parliament, ब्रैकेट में elected as well as nominated both। ठीक है भाई? the system of
proportional representation by single transferable vote is a system for election. The system of proportional representation by single transferable vote is the system of election and the voting is by secret ballot. छुपा के, ओके। इसमें लोग 25 प्रपोजर एंड 25 सेकेंडर, 25 ठीक है 25 25 50 क्या भैया क्या था? 25 प्रपोजर एंड 25 सेकेंडर। समझ आ रही है कुछ? हाँ, इसको ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट लिख लो, ओथ बाय प्रेसिडेंट। ओथ बाय प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं होता तो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया हुआ बंदा। इसमें भैया कुछ प्रेसिडेंट पैसे नहीं देने पड़ते। 15,000 सेम 15 लिख लो, 15,000 25 सेम किस चीज के देने पड़ेंगे? सॉरी 20 है, 25 अरे 20 प्रपोजर एज 20 अरे 20 ठीक है, 20 एज प्रपोजर, 20 एज सेकेंडर एंड 15,000 टू RBI। और कंडीशन वही, फोरफिट हो जाएंगे 1/6। 1/6 ठीक है, फैक्ट्स लिख रहा हूं, फैक्ट्स। 2 वाइस प्रेसिडेंट हु इलेक्टेड ट्वाइस। प्रेसिडेंट में एक ही था, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे 2 हैं, लिखो। नंबर 1 इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वेट क्या लिखना है? 2 2 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जो लगातार 2 बार इलेक्ट हुए, आज तक 2 ही हैं। एक तो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये एक और एक है डॉक्टर हामिद अंसारी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज लिखो, हामिद अंसारी, डॉक्टर हामिद अंसारी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो 10 साल वाइस प्रेसिडेंट और 5 साल वैसे 15 साल तो उनके president। बिल्कुल, सरकारी नौकरी बुढ़ापे में। ठीक है, इधर जितने भी है ना सब डॉक्टर हैं, देखा लगभग जितने भी हैं, मतलब डॉक्टर का मतलब वो डॉक्टर नहीं, डॉक्टरेट। हाँ, वो वाला डॉक्टर। लिखो कि वाइस प्रेसिडेंट्स हु इलेक्टेड अनअपोज्ड, जिनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ था। RHS राइट हैंड साइड, राधाकृष्णन अनअपोज्ड, मतलब अकेले दौड़े अकेले जीत गए। RHS OPP OECD राधाकृष्णन, हिदायतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा। इनके नाम पे तो बड़ा रिकॉर्ड है। हैं? राधाकृष्णन के नाम पे 3-4 रिकॉर्ड हो गए। राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा। ये भैया पहले जी जस्टिस जी। गुड, हाँ गुड, वेरी गुड। क्या है क्या? एस राधाकृष्णन, RHS अबे शंकर दयाल शर्मा बे, शंकर दयाल शर्मा। ये तीनों के तीनों कमाल की बात, कुछ नहीं। ऊपर के 2 मतलब ऊपर और नीचे के 2 ये जो हैं प्रेसिडेंट भी बने थे बाद में, हिदायतुल्ला नहीं बने थे। ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जो ड्यूरिंग द ऑफिस निकल लिए, डेट प्यारे हो गए भगवान को, डेट ऑन ड्यूटी ना डाइड ऑन ड्यूटी। BP नाम है कृष्णकांत, 5 साल के लिए रहते हैं। ठीक है, रिजाइन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट साहब को, वो इनको देते हैं। ठीक है, आपके इनका रिमूवल कैसे होता है? देखो यार, राज्यसभा है और एक लोकसभा है। ठीक है भाई, इनका रिमूवल करने के लिए राज्यसभा को एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। इनका रिमूवल का मोशन राज्यसभा में ही निकलेगा, लोकसभा इनिशिएट नहीं कर सकती। इनिशिएशन ओनली बाय, क्यों? क्योंकि हेड तो इसका है ना, ये इज द एक्स ऑफिशियो, मतलब पद के अनुसार, ऑफिस के अनुसार इज द एक्स ऑफिशियो हेड, है ना। उस पद के अनुसार जो वाइस प्रेसिडेंट है, उस वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के अनुसार ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो भी वो बनेगा वो अपने आप बन जाएगा, ये कहने की बात है। ठीक है, तो क्योंकि इसके हेड है तो यही लोग हटाते हैं।
इनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से मतलब हटाने का मतलब ये है कि इनको इस पोस्ट से हटा रहे हैं एट द एंड, समझ आ रही है? तो जो मेजॉरिटी यूज होती है यहाँ पे इन केस इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज होती है, लिखवाई थी। अब मुझे बताएगा ये मनीष यादव, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी? मेजॉरिटी ऑफ, और ये भी बताएंगे भाई साहब जिनकी पॉलिटी तगड़ी है, इफेक्टिव मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अभी इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब बताएगा मनीष यादव मुझे, इज इक्वल्स टू हाँ एब्सेंस वाले वो टोटल स्ट्रेंथ माइनस एब्सेंस वैकेंसी, एब्सेंस काउंट होते हैं बे, हाँ एब्सेंस काउंट होता है। वैकेंसी, सीट खाली नहीं होनी चाहिए, वैकेंट सीट। अब कल को क्लास में कोई एब्सेंट हो गया तो वैकेंसी थोड़ी क्रिएट हो जाती है, पता लगा कि कोई दूसरा एडमिट कर गया, भैया बाय बाय, समझ आ रही है? तो मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दिस इज इफेक्टिव मेजॉरिटी। इस चीज से पास होगा राज्यसभा में बिल, ठीक है? मान लो 250 मेंबर हैं, उस दिन आए 200, ठीक है? 200 ने वोट करी, ओके, तो 200 ने 104 लोगों ने पास कर दिया, क्या रिमूव हो गए? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये दिस की मेजॉरिटी एक तरीके से, 200 क्या है, वन, कि हमें तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ चाहिए, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ये थी, कोई वैकेंसी नहीं है, समझ आ रही है? अब मैं बोलूं 250 मेंबर की सीट है, लेकिन इसमें से 10 ने रिजाइन कर चुका है, 5 ने डेथ हो चुकी है, तो 15 वैकेंसी क्रिएट हो रखी हैं, समझ आ रही है? तो 250 में 15 माइनस करके और डिवाइडेड बाय 2 करके +1 कर देंगे तो मेजॉरिटी आ जाएगी इफेक्टिव स्ट्रेंथ की, समझ आ रही है कहानी? वैकेंसी माइनस करनी है ही नहीं, बंदे गायब, ये राज्यसभा से तो कोई जाता नहीं। मर नहीं सकते, रिजाइन नहीं कर सकते, हर 2 साल बाद जाते हैं। राज्यसभा का टेन्योर होता है 6 साल का, हर 2 साल बाद बंदे रिटायर होते हैं कुछ कुछ, तो क्यों नहीं जाते? समझ आ रही है? पार्लियामेंट करेंगे और भी अच्छे समझाएगा। रिजाइन कर देते हैं, मर जाते हैं, बूढ़े तो होते हैं बेचारे, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। लेकिन कमाल की बात, यहां पे इफेक्टिव स्ट्रेंथ से पास होगा, लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, ठीक है? सिंपल मेजॉरिटी। किस ग्राउंड पे? कोई ग्राउंड नहीं लिखा हुआ, उनका तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, इनका कोई ग्राउंड नहीं, जब मन चाहे चलो भाई आज निकालेंगे, ठीक है? नहीं कभी नहीं। मुश्किल, अभी तक तो ऐसा कुछ सुना नहीं, ठीक है? तो ये कहानी होती है। तो लिखो इसको भी हल्का सा, लिखो कि द वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, द वाइस प्रेसिडेंट रिमूव्ड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन राज्यसभा बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी, है ना? एंड इन लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी। भैया आपने तो बताया लोकसभा से रिमूव हो ही नहीं सकते। अरे मेरे भाई अभी लिखवा देते हैं, चलो। पास भाई क्या कौन सी पासिंग मोशन बाय राज्यसभा बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड एक्सेप्टेड लिख लो आप, सही है? एंड एक्सेप्टेड बाय लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी। शब्दों में मत जाओ, फीलिंग पे जाओ, ठीक है? तो ये कहानी है। मान लो किसी कारणवश कुछ हो जाता है, वाइस प्रेसिडेंट साहब खत्म हो जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, कुछ भी, तो उनके यहाँ कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा? इलेक्शन होगा। नहीं, जो शायद वाइस चेयरमैन कोई नहीं बनेगा, ठीक है? मर जाते हैं, गिर जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, तो जल्द से जल्द, 6 महीने का टाइम नहीं है इसमें, यही तो बताना चाह रहा हूं। देयर इज नो टाइम पीरियड। इन केस he is not presiding over, in any case he is not presiding over the assembly of this, then deputy chairman, vice chairman preside the meetings of राज्य सभा। ओके, बताना है कहानी? तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ऐसा कुछ है नहीं, 6 मंथ्स वाली चीज नहीं है। पावर्स लिख लो, पावर्स बड़ी प्यारी है इसकी, छोटी सी।
ही एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कह रहे रोहित? तो ब्रैकेट में लिख लो रिजेंबल्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। रिजेंबल्स, क्योंकि वो भी तो सेनेट का चेयरपर्सन है। और एक्ट एज प्रेसिडेंट, एक्ट एज प्रेसिडेंट सेकंड पावर। हाँ लिखा ही हुआ है तो, है ना, काट दो उसको। ठीक है, तो ये डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करता है, मैंने बताया, अगर वो नहीं होता तो। ठीक है, और मैंने बताया कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से इसको बनाया गया, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से ये ऑफिस को क्रिएट करा गया है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बोथ द ऑफिस। यूएस का वाइस प्रेसिडेंट, अगर मान लो किसी कारण यूएस का प्रेसिडेंट मर जाता है, तो जो वो बनेगा वो अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए बनेगा। मान लो वहां पे 4 साल टर्म है, यूएस का प्रेसिडेंट 1 साल बाद मर जाता है, तो प्रेसिडेंट 3 साल तक, वाइस प्रेसिडेंट जो है 3 साल तक प्रेसिडेंट बना रहेगा। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे पे क्या है, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है भाई। इफेक्टिव मेजॉरिटी कहाँ यूज होती है? राज्यसभा का चेयरपर्सन हटाने के लिए, स्पीकर हटाने के लिए लोकसभा का, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हटाने के लिए। डेप्यूटी स्पीकर भी ऐसे हटाते हैं और डेप्यूटी चेयरपर्सन भी ऐसे हटाते हैं। ठीक है, तो चलो फिर बंद करते हैं आज।